हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद स्किल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 11 की स्टैटिस्टिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इकोनॉमिक्स के जो मिड टर्म का पेपर होने वाला है 2025-26 का। तो उसके लिए मैं आज आपको टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ जो मिड टर्म में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा, सबसे पहले प्राइमरी डाटा की ये देखिए मैंने बता दी हैं। दिस आर द डाटा दैट रिसर्चर्स कलेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंडिंग टू फिनिश। मतलब कि ये ना थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है गाइस। तो ये कह रहा है कि ये जो डाटा होता है उसे रिसर्चर जो है वो स्टार्टिंग से एंड तक कलेक्ट करता है, बिल्कुल न्यू तरीके से। इसमें कोई पुरानी चीज़ नहीं यूज़ होती है। ठीक है, एकदम करंट के रिसोर्सेज होते हैं जो डाटा वो रिसर्चर यूज़ करता है। अगला देखो, दे रिक्वायर लॉट ऑफ मनी एंड टाइम। मतलब कि इसमें हमें ये डाटा कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा समय ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, दिस डाटा इज़ ओरिजिनल। मतलब कि ये जो डाटा होते हैं, जो प्राइमरी डाटा होते हैं, ये ओरिजिनल होते हैं, ये कोई नकली नहीं होते या किसी दूसरे रिसर्चर द्वारा कलेक्ट किए हुए डाटा नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, दे कैन बी यूज एज अ रॉ मटेरियल। मतलब कि ये रॉ मटेरियल के टाइप में हमें यूज़ करे जाते हैं। ये डाटा जो प्राइमरी डाटा होता है वो एक कच्चे माल के रूप में यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, आगे इसमें कह रहा है क्वेश्चन में ही, दिस डाटा इज़ कलेक्टेड टू फुलफिल अ स्पेसिफिक पर्पस। मतलब कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करे जाते हैं डाटा। अगर आपको कोई भी विशेष कोई जानकारी लेनी है या कहीं से आपको डाटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम प्राइमरी डाटा का यूज़ करते हैं, जहाँ की बहुत इम्पोर्टेंट हमें बात करनी है। यानी कि आपको जैसे एक स्कूल में करंट में कितने बॉयज़ कितने बच्चे रहते हैं, तो उसके बारे में आपको अगर जानकारी बता करनी है तो ये करंट डाटा के, प्राइमरी डाटा के ऊपर हम बताएंगे। ठीक है, पुराने डाटा का यूज़ नहीं करेंगे इसमें हम। तो इस तरीके से ये कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ कर जाते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें चलते हैं सेकेंडरी डाटा के ऊपर। तो देखिए सेकेंडरी डाटा में क्या कहता है, दिस आर द डाटा दैट द रिसर्चर डज नॉट कलेक्ट हिमसेल्फ बट यूज़ द कलेक्टेड डाटा बाय अनदर रिसर्चर। मतलब इसमें जो एक रिसर्चर होता है वो पुराने डाटा का यूज़ करता है अपने डाटा को तैयार करने में। ठीक है, जैसे कि अब मैंने स्कूल का एग्जांपल लिया था, तो सबसे पहले अगर हम स्कूल का नया डाटा बनाएंगे तो स्कूल में हम ये देख सकते हैं कि अगर स्कूल में मान लीजिए एक स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स इवेंट में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, ठीक है, क्या क्या तैयारी करनी है, कौन कौन से प्लेयर्स आए थे, कौन कौन से स्कूल आए थे, तो उसकी आपके पास जो आपने पिछले साल स्पोर्ट्स डे या स्कूल में आपका स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हुआ होगा उसका डाटा आपको पहले देखना पड़ेगा, फिर उस डाटा के बेसिस पे आपको नया डाटा बनाना पड़ेगा। तो ये सेकेंडरी डाटा होता है। इसमें मतलब कि जो रिसर्चर होता है वो पुराने डाटा का यूज़ करके उसको इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ये होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे इसमें चलते हैं। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, दिस डाटा आर लेस टाइम कंज्यूमिंग। मतलब कि ये जो डाटा होते हैं ना तो इसमें ज़्यादा हमें पैसे की ज़रूरत होती है और ना ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो ये डाटा बेस्ट होते हैं ज़्यादातर, अगर हमें टाइम की बचत करनी है तो उसके लिए बेस्ट डाटा है। ठीक है, आगे है, दिस फिगर्स आर नॉट ओरिजिनल। मतलब कि ये जो डाटा होते हैं, ये डाटा जो होते हैं वो मौलिक नहीं होते हैं, ये ओरिजिनल नहीं होते हैं, ये पहले से कलेक्ट करे जाते हैं किसी रिसर्चर द्वारा। ठीक है, दिस आर ऑलरेडी प्रिपेयर एंड दे आर यूज एज अ फिनिश्ड गुड। मतलब कि ये डाटा हमें एक तैयार माल के रूप में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कच्चे माल के रूप में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, दिस डाटा इज़ नॉट ऑलवेज सुटेबल फॉर द करंट पर्पज बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी कलेक्टेड। मतलब कि इन डाटास का हम करंट पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये पुराने हो चुकी डाटास का
होते हैं जिनको हम करंट में जो बात चल रही है उसके बेसिस पे हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये सूटेबल नहीं होते उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चनरी। मतलब कि एक अच्छी क्वेश्चनरी बनाने के लिए क्या क्या गुड क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, इसमें मैंने आपको बताया इट हैज़ अ लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मतलब सबसे पहले जो क्वेश्चंस के नंबर होने चाहिए वो बहुत कम होने चाहिए। जो क्वेश्चंस के नंबर्स हैं यानी उसकी संख्या जो है नंबरों की वो बहुत कम होनी चाहिए। द क्वेश्चंस आर सिंपल एंड क्लियर। मतलब कि जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होने चाहिए और क्लियरली हमको पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। ठीक है, आगे इसमें है द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, देयर शुड बी लेस अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस एंड देयर शुड बी इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन। मतलब कि आपके पास जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो ऑर्डर में होने चाहिए, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। और जो क्या कहते हैं, ज़्यादातर हमें एकदम शॉर्ट वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से हमें समझाना चाहिए कि क्या कहना चाहता है। और जो जिस ऐसे प्रश्नों को प्रयोग से हमें बचना चाहिए जिससे हमें कोई नेगेटिव थिंकिंग आए या तो कोई गलत विचार आए हमारे माइंड में। ठीक है, तो उस प्रश्न को पूछने से बचना चाहिए, उस क्वेश्चन को। अब देखिए आगे इसमें क्या कह रहा है, इसी में अ गुड क्वेश्चन ही रिक्वायर अ डायरेक्शन। मतलब कि इसमें हमेशा डायरेक्शन नहीं, ये आपको निर्देशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक अच्छी जो क्वेश्चनरी होती है उसमें आपको जो एक अच्छी क्वेश्चनरी होती है उसमें ये रिक्वायर होना चाहिए कि उसमें प्रॉपर डायरेक्शन हो। ठीक है, उस प्रश्नावली के आगे प्रॉपर से हमें डायरेक्शन दिए जाएं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में ही आगे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन दैट रिक्वायर एक्सेसिव कैलकुलेशन शुड बी नॉट बी आस्क्ड। मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें पूछने से बचना चाहिए जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हमें करनी पड़े। ठीक है, अब आगे देखिए एसोसिएशन शुड बी गिवन टू कीप द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, तो हमें ऐसे प्रश्नों को पूछना चाहिए जिससे हमें पूछने में मज़ा आए और उसको कॉन्फिडेंट इंफॉर्मेशन हमें एकदम सही पता चले। ठीक है, फिल आउट द क्वेश्चनरी एंड रिक्वेस्ट टू रिटर्न। मतलब कि हमें क्वेश्चनरी को ना फिल आउट, हमें क्वेश्चनरी को भरकर वापस लौटाने के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, आगे इसमें देखिए, एक मिनट, आगे इसमें देखिए क्या कह रहा है, द क्वेश्चनरी शुड बी प्री इंस्पेक्टेड टू चेक द एक्यूरेसी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो हमें क्वेश्चनरी है उसको पहले से प्री टेस्टिंग उसकी कर लेनी चाहिए ताकि उसकी एक्यूरेसी हम पता लगा सकें कि वो कितनी ट्रू है कितनी नहीं है। ठीक है, ये देखिए आप इसमें हिंदी में इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें चलते हैं, एक मिनट, ये देखिए आगे क्वेश्चन 3 क्या कहता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड। तो हम इसमें हमें एक्सप्लेन करना है सैम्पल मेथड और सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले सेंसस मेथड के बारे में बात करते हैं। तो सेंसस मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड अबाउट ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब इसमें पॉपुलेशन की ईच यूनिट की हमें अध्ययन करा जाता है या इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, अब आगे है इसमें ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन थ्रू दिस मेथड रिक्वायर मोर टाइम मोर मनी एंड एफर्ट। मतलब कि इसमें आपको क्या होता है, मतलब इसमें सभी पॉपुलेशन की ईच यूनिट को हमें काउंट करना होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय और टाइम और एफर्ट ज़्यादा लगते हैं और ऊपर से हमारे पास मनी भी बहुत ज़्यादा इसमें लगता है। ठीक है, तो इसे सेंसस मेथड में इसमें ये होता है। ठीक है, अब आगे है दिस मैटर इज मोर सुटेबल फॉर दोज एरियाज हु ऑफ रिसर्च वेयर द एरिया रिसर्च इज़ लिमिटेड। मतलब कि ये वहाँ सुटेबल होती है जहाँ पे जो रिसर्चर का एरिया हो वो बहुत लिमिटेड हो यानी सीमित हो, छोटा सा क्षेत्र हो, वहीं पे आपको जहाँ पे उसकी रिसर्च करनी हो, तो वहाँ सेंसस मैटर जो है वो बेस्ट होता है। ठीक है, इट इज़ कंसीडर अप्रोप्रिएट वेयर देयर
इज़ वेरिएशन इन द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो मतलब ये वहाँ ज़्यादा कंसीडर करी जाती है जहाँ पे पॉपुलेशन में अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं। ठीक है, जहाँ पे उसके अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये वहाँ के लिए ज़्यादा प्रेफर करी जाती है। ये आगे है, इन दिस कंक्लूजन आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑल यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो मतलब इसमें जो है जो भी हमारे पास कंक्लूजन निकलता है वो पॉपुलेशन की ईच यूनिट के बेसिस पे निकलता है। ठीक है, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज़ सस्पेक्ट। मतलब अगर इसमें हमारे पास गलती अगर है, इसमें गलती हो जाए तो दोबारा से इसकी एक्यूरेसी की इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी को ढूंढने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है हमें। मतलब कि अगर इसमें कोई गलती हो जाए ना तो ये सही है या नहीं है इसको ढूंढने के लिए हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब आगे है इसी में ही देखिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन रिगार्डिंग ईच यूनिट ऑफ द एग्रीगेट। मतलब इसमें पॉपुलेशन की सभी ईच यूनिट के अकॉर्डिंग ही फैसले और इन्फॉर्मेशन बताई जा सकती है। तो इसमें ऐसे इस तरीके से किया जाता है, तो इसे सेंसस मेथड कहते हैं। अब आगे इसमें हमारा है सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड होता है, इसमें देखिए क्या क्या है, इफ़ समवन स्पेसिफिक इश्यूज आर सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड स्टडीड विद इन इट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन की ईच यूनिट को नहीं लेते बल्कि इसमें से जैसे कि देखिए ये हैं, तो इसमें से सिर्फ इस साइड की केवल कुछ पॉपुलेशन के कुछ चीज़ों को लेंगे या स्पेसिफिक इश्यूज को लेंगे। ठीक है, उनको लेंगे और उनके आधार पर हम जो है वो हम गणना करेंगे उस चीज़ की। ठीक है, तो आगे इसमें है, इट टेक लेस टाइम मनी एंड एफर्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फॉर इंफॉर्मेशन। मतलब इसमें जो है कम समय लगता है, कम एफर्ट लगते हैं और कम टाइम लगता है इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसमें आगे देखिए, मतलब कि जो सैम्पलिंग मेथड होता है ना, इसके अंदर हम बेसिकली सभी ईच यूनिट को काउंट नहीं करते बल्कि कुछ चुनिंदा हुई यूनिट्स को हम लेते हैं और उन्हीं के आधार पर फैसला बता देते हैं। तो इसमें जैसे कि ये सारी सेम है, तो इनमें से मैंने आगे के 4 ले लिए, तो चारों के बेसिस पे मैंने बता दिया कि इतने यूनिट या इतना कोई भी जो भी आपके पास सामान है या घटना या इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, वो इतनी आएगी। इस तरीके से हम बताते हैं सैम्पलिंग मेथड में। ठीक है, बट जो पॉपुलेशन मेथड होता है जिसे सेंसस मेथड भी कहते हैं, इसमें हम ईच यूनिट के बारे में बताते हैं। ईच यूनिट मतलब हर सिंगल पर्सन काउंट होता है। अब आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, इट इज़ मोर सुटेबल। तो आगे है, इट इज़ मोर सुटेबल फॉर दोज एरियाज ऑफ रिसर्च वेयर द एरिया ऑफ रिसर्च इज़ वास्ट। मतलब कि वहाँ ये ज़्यादा सुटेबल होते हैं जहाँ पे रिसर्चर का एरिया बहुत वास्ट होता है, यानी ये बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ के लिए ये सैम्पलिंग मेथड जो है वो बहुत सुटेबल होता है। ठीक है, दिस सैम्पलिंग मेथड इज़ मोर यूजफुल वेयर द पॉपुलेशन यूनिट हैव होमोजीनियस और सिमिलर कैरेक्टर्स। मतलब कि ये वहाँ ज़्यादा सुटेबल होता है जहाँ पे जो पॉपुलेशन की यूनिट होती है वो सिमिलर होती है होमोजीनियसली। ठीक है, तो वहाँ ये ज़्यादा सुटेबल होता है। अब आगे है, इट डज़ नॉट allow conclusion to be drawn from all the units of aggregate and does not have high level of accuracy। मतलब कि इसमें ज़्यादा हाई लेवल की एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती है, और जो ये है इसमें कंक्लूजन में ईच पॉपुलेशन की ईच यूनिट की हमें सूचना लेना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, द ऑथेंटिसिटी कैन बी चेक्ड बाय टेकिंग अनदर सैम्पल। मतलब इसकी जो हम अगर हमारे पास कोई गलती हो जाती है उसके बाद अगर हमें उसको सही करना है तो उसको हम किसी अनदर सैम्पल लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आती है क्योंकि इसमें जितने भी सैम्पल्स होते हैं वो सारे सेम होते हैं। ठीक है, जैसा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मैगी के पैकेट्स का, तो आपको पास एक बॉक्स में 1000 मैगी के पैकेट्स हैं,
तो उसमें अगर आपके पास 1000 मैगी के बॉक्स के पैकेट हैं तो आपने ये शुरू के ये जो 3 मैगी के बॉक्स के पैकेट लिए, इनमें से अगर एक ख़राब हो गया तो कोई बात नहीं, आप दूसरा देख लो, क्योंकि हैं तो सारे सेम ही, सब में सेम टेस्ट मेकर होगा, सेम नूडल्स होंगे। तो इस तरीके से हम सैम्पलिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बस एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर पॉइंट ही अगला 7th पॉइंट क्या कह रहा है, डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ईच यूनिट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। वही कि मतलब इसमें ईच पॉपुलेशन की यूनिट को हमें ज़रूरत नहीं होती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ अ टेबल और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेबल। मतलब हम एक अच्छी टेबल बनाने के लिए क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होने चाहिए और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले मतलब ये टेबुलर सेक्शंस जो है वो इन इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। तो नंबर फर्स्ट इज़ टेबल, मतलब कि एक अच्छी सारणी होनी चाहिए। ठीक है, जिसे हिंदी में सारणी कहा जाता है। एक अच्छी टेबल होनी चाहिए। टेबल में टाइटल होना चाहिए, फिर टॉप कमेंट होना चाहिए, लाइन टाइटल होना चाहिए, फिर उसके बाद सब हेडिंग होनी चाहिए। सब हेडिंग्स वो हेडिंग्स होती हैं जो कॉलम की हेडिंग होती है। फिर मेन पार्ट ऑफ द टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे इसके टेबल के पार्ट्स थे। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपके पास एक टेबल होगी। ठीक है, टेबल में सबसे पहले आपके पास एक टाइटल होगा, फिर उसके बाद आप टॉप पे लिखोगे आपको क्या लिखना है। ठीक है, फिर लाइन टाइटल होगा, आपको लाइनों पे टाइटल करना है। ये आपकी सब हेडिंग्स होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास मेन पार्ट होगा कि आपको क्या क्या इन्फॉर्म करना है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये टेबल के अंदर ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको एक सोर्सेस का भी आपको बॉक्स लिखना है कि आपको ये कहाँ से टेबल मिली है और क्या इसका यूज़ है। ठीक है, तो वो भी आपको टेबल में लिखना चाहिए। तो ये एक अच्छी टेबुलर का फीचर है। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं इसमें, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेबल आर फॉलो हैज़। मतलब कि आगे हम देखते हैं इसमें अच्छी टेबल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ठीक है, द टाइटल शुड बी रिलेवेंट टू द स्टडी। मतलब कि स्टडी के बिल्कुल रिलेवेंट टेबल बनानी चाहिए आपको। टाइटल भी बिल्कुल रिलेवेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई टाइटल अलग से ले लिया और टेबल का आपको किसी और की पूछी थी। ठीक है, नॉट यूजिंग एब्रिविएशन। ठीक है, मतलब हमें ज़्यादा ना लॉन्ग जो वर्ड्स होते हैं उनके यूज़ से बचना चाहिए। ठीक है, अब आगे मस्ट हैव सिंपल एंड ब्यूटीफुल टेबल। मतलब कि जो एक टेबल होनी चाहिए वो सिंपल और ब्यूटीफुल होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिससे देख के हमको एकदम से पता चल जाए और जो हमारे पास हम जिस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो पढ़ने की बजाय हम टेबल से ही उसको समझ सकें। ठीक है, जिससे हमारा टाइम और समय टाइम बहुत कम लगेगा किसी इंफॉर्मेशन को पता लगाने के लिए। अगला है द फॉर्मूला फॉर द टेबल शुड बी। तो इसमें आपको गलती हो गई है गाइस, तो ये थोड़ा सा ये हो गया है कि आपको ना ये मिस टाइप हो गया है। तो ये क्या कहना चाहता है मैं 1 मिनट बता देती हूँ। तो इसमें कहा गया है कि जो टेबल के अंदर एक सोर्स होना चाहिए कि जिससे पता चले कि आपको ये टेबल कहाँ से मिली है। ठीक है, अब आगे देखिए, सुटेबल लाइन हेडिंग्स एंड इफ़ द लाइन्स इज़ वेरी लॉन्ग देन दिस शुड बी गिवन सब हेडिंग। मतलब कि आपके पास लाइन हेडिंग्स होनी चाहिए टेबल के अंदर, पर अगर लाइन हेडिंग्स काफ़ी लेंथी हैं तो हम सब हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हैं टेबल के लिए। ठीक है, मेक फुल यूज़ ऑफ कमेंट्स। मतलब कि हमें पूरे के पूरे कि कोमा, क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप जैसे यूज़ करना चाहिए, इसमें ये कहा गया है। ठीक है, और बॉक्स प्रॉपर होने चाहिए, एकदम लाइन वाइज होने चाहिए, कॉलम्स की साइज़ और लेंथ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगला है टोटल शुड बी यूज़फुल सैम्बल्स लाइक परसेंटेज रेशो शुड बी यूज। मतलब कि टेबल में टोटल रेशो परसेंटेज जैसे साइंस का
साइन जो होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारे टेबल और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और देखने में हमें समझ भी आ सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कहता है, व्हाट इज़ बार डायग्राम, एक्सप्लेन द इंटरप्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बार डायग्राम। हमें बार डायग्राम के बारे में बताना है और उसके इंटरप्रेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं बार डायग्राम के। ठीक है, तो सबसे पहले बार डायग्राम, इन दिस द डाटा इज डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ बार्स। मतलब बार डायग्राम में जो डाटा हम डिस्प्ले करते हैं, जो डाटा हम देखते हैं, वो बार्स की फॉर्म में होता है। ये देखिए इस तरीके से हम बार डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। द बार डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड वन डायमेंशनल डायग्राम। मतलब इसे एक वन डायमेंशनल डायग्राम भी कहा जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए बार डायग्राम के क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले, द हाइट ऑफ द पोल रिप्रेजेंट वेरिएबल वैल्यूज, इट कैन लेस और मोर। मतलब कि जो मैंने बार डायग्राम आपको अभी दिखाया था, ये देखिए इस तरीके से जो बार डायग्राम होता है, ये इसके जो भी हम बात कर रहे होते हैं वे इसकी वेरिएबल्स की, उसके शेप और साइज, लेंथ के बारे में, वो हम इसके मदद से बता सकते हैं। जो पोल्स होते हैं उसकी मदद से दिखा सकते हैं वेरिएबल्स को। ठीक है, बार्स हैव द सेम विड्थ, मतलब इनकी सेम ही चौड़ाई होनी चाहिए। अगर इतने हैं तो इतने ही आपको इनके बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, तो इतने। ऑल पोल्स हैव द सेम बेस लाइन, और इन बार डायग्राम्स की एक बेस लाइन होती है, वो सेम होनी चाहिए, यानी कि ये, ठीक है, जिसे हम एक्सिस भी बोलते हैं, तो ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, बार्स कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जो बार डायग्राम होते हैं वो वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। ये देखिए कैसे, बार डायग्राम इस तरीके से, आपके पास इस तरीके से भी बार डायग्राम हो सकते हैं और बार डायग्राम इस तरीके से भी हो सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। देयर शुड बी इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ऑल द बार्स। मतलब कि बार डायग्राम जो होते हैं वो आपको एकदम चिपका के नहीं बनाने, इनमें प्रॉपर सेम गैप होना चाहिए। ठीक है, अब आगे है, टू मेक द बार मोर अट्रैक्टिव इट इज़ कलर्ड। मतलब कि अगर आपको बार डायग्राम को और अट्रैक्टिव दिखाना तो आप कलर्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए हिंदी में। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। स्टैटिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट, डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मतलब कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो स्टडी क्वालिटेटिव की नहीं करती है, तो इसके बेसिस पे हमें एक स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन बतानी है। तो इसमें देखिए ये 3 मार्क्स में आपका पिछले साल बोर्ड एग्ज़ाम में आया था क्वेश्चन, तो आप इसे प्लीज़ एक बार देखें। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी द क्वालिटेटिव इनिटेटिव्स। ठीक है, कहा गया। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स मेनली स्टडी क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, दैट इज एनालाइज द फैक्ट्स बाय एक्सप्रेसिंग दैम इन नंबर्स। ठीक है, तो मतलब कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को एनालाइज करती है, जिसमें हम नंबर्स, रेशियो, परसेंटेज जैसे साइंस का यूज़ करते हैं। जैसे statistics deal with facts that can measured or counted such as income, age, प्रोडक्शन, पॉपुलेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में हम उन चीज़ों को, हम फैक्ट और उन चीज़ों को स्टडी करते हैं जिनको हम काउंट या मेजर कर सकते हैं, जैसे इनकम, एज, प्रोडक्शन, पॉपुलेशन। ठीक है, ये सारे हो सकते हैं। बट qualitative aspects like honesty, intelligence, leadership, ability, mortality, etc. are difficult to measure numerically. Hence, their statistical study is not possible. ठीक है, तो जो quantitative aspects हमारे होते हैं वो हमारे जो मेज़र नहीं हो सकते न्यूमेरिकली, तो इसलिए स्टैटिक स्टडी नहीं कर पाती इन चीज़ों को। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ डाटा विद एग्जांपल। तो ये भी आपका 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है और ये कभी कभार 4 मार्क्स में भी आ जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कैसे है, व्हेन डाटा इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस और रीजन, इट्स कॉल्ड जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। मतलब जब हम
डाटा को किसी प्लेस, किसी रीजन के आधार पर डिवाइड करते हैं या क्लासीफाई करते हैं तो जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो इफ़ इट इज़ डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन इज कॉल्ड जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, वही जो मैंने आपको अभी कहा। तो देखिए क्या कहते हैं, इन जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन डाटा इज अरेंज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, सिटीज़ और विलेज एक्सेट्रा। ठीक है, टू फाइंड आउट हाउ एन इवेंट एंड सिचुएशन इज़ इन पर्टिकुलर एरिया। तो मतलब जो जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन डाटा होता है इसको इस तरीके से अरेंज किया जाता है किसी सिटी, कंट्री और विलेज के टाइम पे, और वहाँ के उसी के आधार पर हम वहाँ पे डाटा का कलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया, देखिए, तो इसमें इंडिया की हर स्टेट की पॉपुलेशन को बताया गया है। ठीक है, लाख्स में। तो ये देखिए, तो जैसे उत्तर प्रदेश में 240 लाख पॉपुलेशन है, बिहार में 130 लाख, महाराष्ट्र में 125, तमिलनाडु में 80 लाख। तो इस तरीके से आप एक एग्जांपल लिख सकते हैं। ओके, आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और इसे और भी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल बार डायग्राम एंड सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो ये क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में दे सकते हैं आपको सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड में। तो ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, आपको 3 मार्क्स में ज़रूर आ सकता है। तो सबसे पहले मल्टीपल बार डायग्राम। तो मल्टीपल बार डायग्राम क्या होता है, इन दिस 2 or more parallel bars are made for each item or year and comparison is made। मतलब कि इस बार डायग्राम में हम 2 कंपैरिजन करते हैं बार्स का एक साथ, टू कंपेयर डाटा फॉर डिफरेंट आइटम्स और अ ईयर। मतलब इसमें 2 अलग अलग डाटा का अलग अलग समय और ईयर के टाइम पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, मल्टीपल बार डायग्राम में 2 or more parallel बार्स ऑफ वन कैटेगरी, मतलब कि एक ही कैटेगरी के 2 अलग अलग बार्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, टू कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राइस, मेज इन 2 ईयर्स। तो ये हो गया हमारा बार डायग्राम का एक एग्जांपल। ठीक है, तो मतलब कि जैसे कि इस साल और पिछले साल में राइस और व्हीट में कितना कितना प्रोडक्शन हुआ था, तो ये एक एग्जांपल है। ठीक है, अब है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में क्या होता है, इन दिस द डिवीजन ऑफ द टोटल इज शोन बाय डिवाइडिंग ईच बार इनटू सर्वल पार्ट्स। मतलब कि इसमें एक ही बार डायग्राम होगा और उसको हम सर्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से। जैसे कि एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो 100 है, बट उसमें कितनी गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं तो ये अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, टू रिप्रेजेंट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द टोटल क्वांटिटी। मतलब इसमें एक ही बार पे अलग अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ये देखिए, ये लिखा, सर्वल सेक्शंस आर क्रिएटेड विद इन द सेम सेंटेंस। मतलब कि सेम बार पे एक ही अलग अलग सेक्शंस में इसको डिवाइड किया जाता है। टू डिवाइड द टोटल बजट ऑफ अ ईयर इनटू एजुकेशन, हेल्थ एंड डिफेंस। मतलब कि ये इसके एक एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, तो देखिए ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट आपका ज़रूर आएगा, टेबल वाला क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। तो आपको पाई चार्ट और मोर देन और लेस देन वाले जो क्वेश्चन हैं वो तो ज़रूर ही करके जाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है, हमारे पास एक्सपेंड दे रखा है, क्या क्या कब कब एक्सपेंड किया गया है। तो जैसे ब्रिक्स पे 10%, लेबर पे 40%, स्टील पे 10%, वुड पे 20% एंड सीमेंट पे 20%। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दिया गया। तो टोटल हमारा जो सर्कल होता है, हम पाई चार्ट बनाते हैं तो टोटल हमारा सर्कल का सम होता है 360 डिग्री। तो सबको हम 360 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए जिस तरीके से मैंने करके दिखा रखा है आपको, इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे। फिर आप इस तरीके से, ये आपको मैंने आंसर दे रखा है। फिर आप देखिए, आपको ये बार डायग्राम बनाना है, मैं जूम करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपका ये बार डायग्राम बनेगा जिसमें आपको ये डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो बस यही था इस क्वेश्चन में। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, कन्वर्ट द गिवन सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू क्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग लेस देन एंड ग्रेटर देन मेथड।
ठीक है, हमें क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन करना है फ्रीक्वेंसी का लेस देन और मोर देन में। तो सबसे पहले हमें मार्क्स अलॉटेड हुए हैं। सबसे पहले 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, फिर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट 12, 16, 21, 24, 14 और 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेस देन के लिए करेंगे। तो लेस देन में हम इसमें करेंगे, तो ये देखिए 10 टू लेस देन 12, फिर लेस देन 20 प्लस 12 प्लस 16 इज इक्वल्स टू ये। तो इस तरीके से आप करेंगे। देखिए आपको ये समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद हम मोर देन वाले पे जाएंगे। मोर देन वाले मेथड में भी आपको सेम इसी तरीके से करना है, पर ग्रेटर देन में हम सबसे पहले लास्ट वाला लेंगे। ठीक है, 10/95, फिर उसके बाद माइनस इसमें 12 कर देंगे। फिर उसके बाद 83 ओवर, हमारा जो आंसर है 83/20। ठीक है, फिर माइनस 16 कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ये करते चलना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और फिर आपको इस तरीके से बार डायग्राम आपको बना देना है। देखिए किस तरीके से बना हुआ है, देखिए इधर और इधर, तो ये लेस देन और मोर देन। ठीक है, इस तरीके से बनाना। और ये जिस पॉइंट पे कट करेंगे ये होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, आपको पता चल गया होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है, और पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।